अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और आपके पास पैसे की कमी है और आप सोच रहे हैं मुझे डॉक्टर बनना ही है लेकिन कैसे, तो सबसे पहले आपको आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करनी होगी। और क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में ही आपकी सफलता का रास्ता छुपा हुआ है। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूर्ण और गुणवत्तापूर्ण तैयारी, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो आपको सिलेक्शन के लिए जरूरी है, और एक्चुअल 2025 का जो पेपर है उसके हाई एल्ड क्वेश्चंस और उनकी सही स्ट्रेटजीज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना सच हो कि आप मेडिकल ग्रुप में टॉप रैंक लाएं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। यहां आपको मिलेगी कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड जो आपकी सिलेक्शन और सक्सेस में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 2025 के एक्चुअल पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके सामने यहां पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो सेक्शंस हैं जिसमें कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे है हमारा पहला क्वेश्चन, मानव में वृक्क डैश प्रणाली का अंश है। तो आप समझिए वृक्क को किडनी कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो आप सभी को पता होना चाहिए उत्सर्जन इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो किडनी होती है वो एक्सर्शन का पार्ट होता है, राइट। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट पदार्थ होता है बॉडी के अंदर का, उसको बाहर निकालने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसके प्रभाव से होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। जाहिर सी बात है, तो जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है यानी वातपोत्सर्जन अभिकर्ष जिसको कहते हैं, हिंदी में थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है आपको, तो ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है उसके द्वारा आपका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है उसके प्रभाव से। किसके? वाष्पोत्सर्जन के प्रभाव से। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है पौधों में जाइलम जो है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जो पौधों के अंदर जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी मिनरल्स और जो जल और जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 84 नंबर, लार में समाविष्ट एंजाइम कहलाता है। तो लार के अंदर देखिए स्लाइवा जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कंटेन्स एन एंजाइम इज कॉल्ड। तो जो लार के अंदर जो एंजाइम होता है उसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे टाइलिन तो लिखा नहीं है, उसी का दूसरा नाम एमाइलेज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे ए आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं 85 नंबर, पोषण की स्वपोषी विधि जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो ऑटोट्रॉफिक मोड यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है और सनलाइट। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो किसमें आप देखने को पाते हैं? प्लांट में देखने को पाते हैं, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है इज कंट्रोल्ड बाय। तो किसके द्वारा ब्लड प्रेशर जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कह सकते हैं, हिंदी में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के भंजन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये कहां पे होता है? एक्चुअली इसमें देखिए, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। तो कहां पर ये प्रक्रिया होती है? पायरुवेट के विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो ये प्रोसेस होता कहां पे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी पायरुवेट का विखंडन जो है कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हार्मोन इसमें से कौन सा है? तो बहुत सारा है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ टेस्टोस्टेरोन, ये आपका पुरुष हार्मोन है। एस्ट्रोजन आपका फीमेल हार्मोन होता है, और एड्रिनल तो आपने अभी देखा ही। आगे बात करते हैं 89, कृत्रिम वृक्क एक उपकरण है, यहाँ पे पढ़िए, एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू। तो जाहिर सी बात है डायलिसिस के थ्रू जो हमारा आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं, जो डायलिसिस के थ्रू, तो डैश के द्वारा नाइट्रोजनी वर्ज निकाला जाता है। तो भाई डायलिसिस के थ्रू जो है हम वेस्ट मटेरियल्स को निकालते हैं, राइट। किसके द्वारा? कृत्रिम वृक्क जिसको हम लोग कहते हैं।
अब बात करते हैं अगला जो है 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। तो इसका काम ऐसा है कि आप इसमें से बताइए कि किसके कारण सबसे ज्यादा अधिक वायु प्रदूषण होता है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले सॉलिड क्वेश्चन की तरफ। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ, यहाँ पे पढ़िए, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ कोलाइड ट्यूब इज कॉल्ड। तो भाई देखिए जो हमारा तो जो किडनी का यहाँ पे देख सकते हैं, जो किडनी का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हिंदी में वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन बोला जाता है, जो नसों का जाल होता है। अब उसी नसों के जाल में जो एक कह रहा है कि कप शेप्ड जो डिजाइन होती है एंड ऑफ अ कोलाइड ट्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं बॉमन सैम्पुट या फिर बॉमन कैप्सूल, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बॉमन संपुट, राइट। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना इन सब चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और बहुत सारे हद तक आपके क्वेश्चन ये जो है वो आपकी किताब से मिलते जुलते हैं, कई हद तक जो है मिल जाएंगे। तो आपको इसकी तैयारी के लिए आपकी किताब को, एनसीईआरटी वाली जो आपकी है, जो क्लास 10 में आप पढ़ते हैं जिस साइंस की बुक को, उसको पूरी तरह से घोल के पी जाने के लिए आपके लिए जरूरी है। स्तनधारी के वृक्क में मूत्र, देखिए स्तनधारी की बात कर रहा है यहाँ पे, इन मेमेलियन, यानी कि जो बच्चे पैदा करने वाले जीव होते हैं उनको स्तनधारी बोलते हैं। तो उनके वृक्क की बात कर रहा है। इन मेमेलियन किडनी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच सीक्वेंस। तो भाई जो कह रहा है कि मेमेलियन जो होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके वृक्क में जो मूत्र बनने की जो प्रक्रियाएं होती है, किस क्रम में, किस ऑर्डर में होती हैं, राइट। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आता है फिल्ट्रेशन, सबसे पहले फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद आता है री एब्जॉर्बिशन, उसके बाद सिक्रेशन होता है, और एंड देन एक्सर्शन। तो ये ऑर्डर होता है, फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन, और उसके बाद आपका सिक्रेशन एंड देन एक्सर्शन। तो आप यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले ऑप्शन में फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन, उसके बाद फिर सिक्रेशन है, आगे चौथा नहीं लिखा है एक्सर्शन, डजंट मैटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे सही हो जाएगा। कौन सा, ग्लोमिरल फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन और उसके बाद सिक्रेशन है, राइट। तो ये आप ऑर्डर को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है, साइटोकाइनिन है, राइट। बाकी इन सब के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मेंडल जो है वो किससे संबंधित है। तो मेंडल भाई यहाँ पे देखिए, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी विशेष गुण लक्षणों की वंशानुगत नियम से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। दो तंत्रिकाओं के बीच के अंतराल को कहते हैं, ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता रहा है, इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स या सिनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 96, निम्न में से रंध्रित तंत्र का चित्र दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या लुप्त है, इसमें कौन सी चीज नहीं है। इंग्लिश में जरा देखिए, कह रहा था स्केच ऑफ द स्टोमेटल एपिडेटस। एक्चुअली स्टोमेटा क्या होता है, जिसको जैसे जो पत्तियों के पीछे जब आप पलटते हो तो वहां एक छोटा सा छिद्र रहता है, जिस जहां से पानी जो होता है, ट्रांसपिरेशन की घटना, जो बूंद जो पानी वगैरह होता है वो जो ऊपर आता है, तो उसी का यहाँ पे दिया हुआ है फिगर। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, कौन सी चीज इसमें मिसिंग है। तो सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली होता क्या है, और उसके बाद न्यूक्लियाई यहाँ पे है, उसके बाद सेल वॉल होता है ऑफ द सेल। तो देखिए यहाँ पे, और उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट इन द गार्ड सेल। अब ये जो है, सबसे पहले यहाँ पे देखना, जो आपके सामने रेड रेड दिख रहा है, मैं इस फिगर को थोड़ा सा आपको समझाता हूं। ये जो अभी मैंने आपके सामने दो रेड बनाया, उसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर जो होता है, अंदर का जो एक ये हिस्सा होता है, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, इसके अंदर ये वाला हिस्सा जो अभी रेड रेड बना है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ध्यान देना, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इस गार्ड सेल के अंदर में ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, सेल वॉल क्या है, सेल वॉल ये जो दीवारें हैं, इसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। अच्छा, न्यूक्लियाई क्या होता है, ये जो गोल गोल है, इसी के अंदर में आपका एक इसमें हर सेल का एक न्यूक्लियाई होता है, वही यहां पर आई थिंक की मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होना चाहिए कि इस फिगर में न्यूक्लियाई मिसिंग है। आपको क्या लगता है कि क्या मिसिंग है, वो आप अपने विचार जरूर दे सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन यानी पढ़ने के टाइम पे हम पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं, रह सकते हैं, रहना ही चाहिए।
आपको अपने विचार और दूसरे के विचार सभी को सुनना जरूरी है। तो आप अपने हिसाब से बताएं कि इसमें क्या मिसिंग है। मेरे हिसाब से न्यूक्लियाई होना चाहिए। अब बात करते हैं 97, मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? तो भाई चिंतन, हृदय स्पंदन नियंत्रण और शरीर का संतुलन, इनमें से सभी। इस ये तो फिलहाल बहुत आसान क्वेश्चन है, सब जान सकते हो इसको। अगला है रिकेटस बीमारी का कारण क्या है? तो भाई विटामिन डी की कमी होती है। ए की कमी से रतौंधी, सी से स्कर्वी, प्रोटीनों का निम्न, ये तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है 99, निम्न चित्र पौधे को किस प्रकार की अनुवर्ती गति? यहाँ पे ध्यान देना, फॉलोइंग पिक्चर शोज द विच टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट। तो ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट के अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो किस प्रकार का है? इस फिगर को जरा गौर से देखो। इसमें हो क्या रहा है कि जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ यानी डाउन साइड में जा रही हैं, जबकि जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है वो ऊपर की साइड में हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म लिखा हुआ है। तो कीमो सेंस कहां से जा रहा है? केमिस्ट्री यानी रसायन से। ऐसी वृद्धि, पौधों की ऐसी वृद्धि जो किसी खास रसायन के कारण होती है उसे कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। उसके बाद जियोट्रोपिज्म, ऐसी पौधों की वो वृद्धि जिसमें जो ग्रेविटी के अधीन हो रही हो उसे हम लोग जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो जड़ें होती हैं, जड़ें वो नीचे की तरफ वृद्धि करती हैं और जो प्लांट होता है वो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। लेकिन ध्यान देना, फोटोट्रोपिज्म क्या चीज है? तो जो प्रकाश की दिशा में गति करे, यानी लाइट जिस तरफ से आ रही है उस दिशा में गति करते हैं पौधे, तो ये आपका फोटोट्रोपिज्म होता है। तो इस तरह से फोटोट्रोपिज्म हुआ। उसके बाद हाइड्रोट्रोपिज्म, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है जहां पे पानी है और बगल में कोई पेड़ लगा हुआ है, तो ये पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की साइड में बढ़ने लगती हैं, तो इसको हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रो से समझिए पानी, फोटो से प्रकाश यानी लाइट की साइड में, जियो से हो गया अर्थ यानी कि आपका ग्रेविटी, और कीमो से हो गया केमिकल या फिर रसायन के कारण। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक विद्यार्थी 25 ml बर्फीले जल वाले बीकर में, ध्यान देना, बर्फीले जल वाले बीकर की बात कर रहा है, में 5 ग्राम रेजिन, रेजिन जानते हो क्या होता है? रेजिन भिगोता है। रेजिन को हम लोग बोलते हैं किशमिश। तो जो रेजिन है तथा 25 ml सामान्य तापक्रम वाले नल का जल, यानी कि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला जो नल का पानी है वाले बीकर में, बीकर बी में 5 ग्राम रेजिन भिगोता है। ध्यान देना, 5 ग्राम भिगो रहा है दोनों में। यहां पे ध्यान देना, इस तरह से इसके पास दो बीकर हैं, बीकर ए है, बीकर बी है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इसमें जो है ठंडा पानी है। कैसा पानी है? बर्फ वाला पानी है। और इसमें सामान्य यानी कि नल वाला पानी है। अब है क्या, इसका तापमान कम है, इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। इसका टेम्परेचर क्या है? ए वाले की अपेक्षा बी का टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा, दोनों में रेजिन डाला गया, दोनों में रेजिन डाला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रेजिन पानी में डालने के बाद, यानी कि जो आपकी किशमिश है वो पानी में डालने के बाद क्या होगी? फूल जाएगी। और इस प्रोसेस को ही हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस वो प्रक्रम होता है जहां पर जो पानी है वो पानी का सोर्स होता है वो ज्यादा से जो है कम साइड वाले, जिसके पास कम पानी है उसकी तरफ वो जो उसका फ्लो होता है, इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, जैसे किशमिश जो है वो आपका जो बीकर में पानी भरा है उस पानी को सोख लेता है, सोखता है। तो हो क्या रहा है, बीकर वाले पानी से दूसरा जो है किशमिश के अंदर पानी का ट्रांसपिरेशन, तो ये प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। फिलहाल यहाँ बात कर रहा है कि 1 घंटे के बाद विद्यार्थी क्या पाएगा? तो ध्यान देना, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा यानी जो सामान्य तापक्रम वाला है उसमें रेजिन ज्यादा फूल जाएगा, यानी उसमें जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस है वो ज्यादा जल्दी होगा और ज्यादा होगा। अच्छा, टेम्परेचर कम रहेगा तो वो उसमें ऑस्मोसिस कम होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, जो हमारा बीकर बी है, बीकर बी में ऑस्मोसिस ज्यादा हुआ, यानी कि उसका जो अवशोषण है, पानी का अवशोषण बीकर बी में रेजिन ने ज्यादा किया जबकि ए में कम किया। तो अब आप आंसर अपने आप से चुन सकते हो कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, बीकर ए में रेजिन द्वारा जल अवशोषण बी से अधिक है, नहीं भाई। बीकर बी में रेजिन द्वारा जल अवशोषण बीकर ए से अधिक है, बिल्कुल। जल का अवशोषण किसमें ज्यादा हुआ?
तो बीकर बी में ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इसका ए वाले की अपेक्षा ज्यादा था, और ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस ज्यादा होगा, और ऑस्मोसिस प्रोसेस ज्यादा मतलब कि ज्यादा पानी उसने अवशोषित किया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। यहां पे देखिए 101 नंबर, निम्न में से कौन अनेक हार्मोन के विमोचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो हाइपोथैलेमस है, अग्न्याशय, यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस, पैनक्रियास, पेनियल बॉडी और ओवरी। तो जो हाइपोथैलेमस है, इसका नाम ही है हाइपो, हाइपो मतलब आते ही अधिक होता है, तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है ये आपका एक साथ में कई सारे हार्मोन रिलीज करती है, राइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका चक्र, ध्यान देना, इंग्लिश में कहते हैं इसको, इसको पढ़िए, डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल, याद रखना इसको, सेल साइकिल, ड्यूरिंग सेल साइकिल के दौरान टेक प्लेस इन। तो कोशिका चक्र के दौरान डीएनए संश्लेषण किसमें होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाते हैं कि जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल, सेल साइकिल का जो इंटरफेज होता है, सेल साइकिल का इंटरफेज, सेल साइकिल का इंटरफेस तीन तरह से होता है, तीन फेजेस में होता है। एक तो आपका जीवन फेज कहलाता है, और एक एस फेज कहलाता है, और एक आपका G2 फेज कहलाता है, राइट। तो इन फेज को समझना है, जीवन फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, और G2 फेज में क्या होता है। तो जीवन फेज में सबसे पहले क्या होगा, जो सेल होता है उसका आकार बढ़ता है। एक्चुअली अब पहले ये समझ जाइए कि सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल का मतलब ये है कि कोई एक जो सेल है वो जो है धीरे धीरे क्या करता है, अपनी साइज बड़ी करने लगता है, उसका साइज जो है बढ़ने लगता है, इसे ही हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। अच्छा, जब उसमें ऐसा होता है तो जीवन फेज में क्या होता है, इसका आकार बढ़ता है, किसका, कोशिका का आकार। अच्छा, ये जो बढ़ता है अपने डीएनए के अकॉर्डिंग बढ़ता है, किसके अकॉर्डिंग, डीएनए के सेम कॉपी करके वो बड़ा होता है। तो पहले जीवन फेज में होता है कि कोशिका का जो आकार है वो बड़ा होगा, यानी आकार यानी शेप, ठीक है। अच्छा, एस फेज में क्या होता है, एस फेज में हमारा यही जो एस फेज है, इसी में एस मतलब सिंथेसिस हुआ, तो इसी में आपका डीएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और जो G2 फेज है, इसमें आपका कोशिका फिर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो सेल साइकिल में होता क्या है, कोशिका बढ़ने लगती है और अपने ही मतलब एक डीएनए की कॉपी करके बड़ी होने लगती है, और फिर जो है बाद में क्या करती है, दो अलग अलग वही सेल जो है दो अलग अलग नई सेल में डिवाइड हो जाती है, इसे हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। और इसके इंटरफेस तीन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसको जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज कहते हैं। जीवन फेज में जो सेल का शेप बड़ा होता है यानी आकार बढ़ता है, एस फेज में यहीं पर डीएनए का सिंथेसिस होता है, और G2 फेज में दो जो सेल है वो डिवाइड होकर के दो नए सेल में बंट जाता है, विभाजन के लिए एक्चुअली तैयार हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा, तो डीएनए सिंथेसिस कहां पे होता है, एस फेज में होता है, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा बी। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वो टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो बडिंग जो है, जिसको हम लोग मुकुलन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मुकुलन, हिंदी में आपने पढ़ा होगा डियर, मुकुलन। तो मुकुलन आपने हाइड्रा पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, हाइड्रा, लेकिन यहाँ हाइड्रा है ही नहीं, तो आपको अब थोड़ा सा यहाँ फंसने वाला मामला हो गया। तो अब यहाँ पे मुकुलन और किस में होता है, तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, ईस्ट। तो मुकुलन हमारा हाइड्रा और ईस्ट में होता है, तो ये आप याद रखेंगे, हाइड्रा और ईस्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, आपने पढ़ा होगा तीन तरीके से रिप्रोडक्शन होते हैं। एक तो आपका बडिंग हो गया, दूसरा आपका हो गया बाइनरी फिजियन, राइट, और उसके बाद तीसरा हमारा होता है मल्टी फिजियन, यानी कि ये आपका हो गया मुकुलन, मुकुलन हो गया, इसको हम लोग द्विखंडन बोलते हैं, और इसको हम लोग बहुखंडन बोलते हैं। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, तो उसी हिसाब से आप इजिली इसको समझ सकते हैं। अच्छा, बडिंग के लिए आपने याद कर लिया ईस्ट और हाइड्रा। उसके बाद जैसे अमीबा है, अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा और लेस्मानिया, लेस्मानिया और अमीबा, इन दोनों में क्या होता है, बाइनरी फिजियन होता है, और यानी द्विखंडन होता है। और प्लाज्मोडियम जो है, इसमें क्या होता है, बहुखंडन यानी मल्टी फिजियन
होता है। तो इस सबको भी आपने याद रखना है। फिलहाल यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़िए, अब अगले क्वेश्चन को देखिए 104 नंबर। एक पुरुष बच्चा जन्म लेगा कब होता है, जब उसके साथ में कैसा हो, एक्स और वाई आपका क्रोमोजोम होता है तब। तो एक्स वाई क्रोमोजोम किस में है, सी वाले में है, जब बच्चा जन्म लेगा। कैसा बच्चा, पुरुष यानी मेल होना चाहिए, और एक्स एक्स होगा तो आपका वो फीमेल यानी कि फीमेल बच्चा जन्म लेगा, राइट। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी डियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 105 नंबर वाला। निम्न में से कौन मानव महिला में प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है, ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भाई जाहिर सी बात है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है तो ओवरी उसमें होता है, यूटेरस होता है, उसके बाद आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, उसके बाद आपका वजाइना होता है। तो ये सब उसके भाग होते हैं। इसमें से कौन सा नहीं है, जो वास्ट डिफरेंस है ये आपका नहीं होता है। ये कहां पाया जाता है, ये एक्चुअली मेल के अंदर पाया जाता है। तो मेल में जो टेस्टीज होती हैं, टेस्टीज से जो स्पर्म होता है उसको इंजेक्ट करने के लिए ये जो रास्ता होता है उसे हम लोग वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं, राइट। तो ये आपका मेल में होता है, बाकी सारे के सारे जो है फीमेल वाले हैं। तो कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का गुणसूत्री विभाजन है, तो कोशिका का विच इज अ क्रोमोसोमल डिवीजन ऑफ सेल, तो इसको मियोसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस। कंफ्यूज मत होना, यहां भी लिखा हुआ माइटोसिस, मियोसिस, विखंडन, द्विखंडन नहीं, ये क्या होता है, मियोसिस होता है, राइट। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन। एंथर में क्या होता है भाई, तो एंथर कंटेन क्या करता है, आपका पोलन ग्रेन्स कंटेन रखता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, रंध्र पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स, जिसको रंध्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 108 नंबर। कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन, भाई कंफ्यूजन है, विच प्लांट हार्मोनिक इनहिबिट्स ग्रोथ, राइट। तो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो उसकी वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि में हेल्प करता है। तो इसका देखिए यहाँ पे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, गिब्रेलिन है, और एस्बेसिस एसिड है। तो इसका सही आंसर हो जाता है एब्सिसिक एसिड, राइट। यानी एब्सिसिक एसिड जो है आपका, इसको ए बी और ए बी ए, कई बार ए बी ए यानी शॉर्ट रूप में ऐसे भी लिखा जाता है, तो याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, ग्रेगर जोहान मेंडल। यहां पे देखिए ग्रेगर जोहान मेंडल स्टडीज साइंस एंड मैथमेटिक्स एट, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है, विषाणु यानी कि जो वायरस होता है वो क्या होता है, कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय। यानी कोशिकीय जिसमें सेल होता है, बहुकोशिकीय जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, एक कोशिकीय यानी जिसमें एक सेल होता है, अकोशिकीय जिसमें सेल होता ही नहीं है। तो भाई विषाणु यानी वायरस में कोई सेल होता नहीं है, इसीलिए इसे अकोशिकीय यानी कि असेलुलर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, समवृत्ति अंगों, इसको यहां पे पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ एनोलॉगस, याद रखना, एनोलॉगस ऑर्गन। तो एनोलॉगस ऑर्गन होता क्या है, ऐसे ऑर्गन जिनकी बनावट, ध्यान देना, जिनकी बनावट क्या हो, डिफरेंट हो, बनावट क्या हो, अलग अलग हो, जबकि काम कैसा होना चाहिए, काम आपका सेम हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आपका अंग क्या कहलाएगा, एनोलॉगस यानी कि समवृत्त अंग। तो देखिए चमगादड़ का पंख जो होता है और पक्षी का पंख, दोनों की बनावट अलग होती है। पक्षी का पंख आपने देखा होगा, जबकि चमगादड़ का पंख जो है वो स्किन लिए हुए रहता है, जबकि पक्षी का जो पंख होता है वो आपका जो हॉलो होता है, वो हल्का होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा दोनों में अंतर होता है, चमगादड़ के पंखों में क्या होता है, हड्डी रहती है और साथ ही साथ में स्किन्स रहती हैं, चमड़े रहते हैं, और जबकि पक्षी का पंख क्या होता है, हल्का होता है, अलग डिजाइन में। हाँ देखने में एक जैसा की बात नहीं है। और जबकि काम क्या करते हैं, दोनों के दोनों उड़ने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख ये दोनों समृद्ध अंग यानी कि आपका यहाँ पे एनोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। अच्छा ठीक, इसका होमोलॉगस अगर कह देता तो होमोलॉगस में बनावट सेम हो जाती,
और काम जो है वो डिफरेंट हो जाता, तो वो आपका होमोलॉगस हो जाता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बांस, जिसको हम लोग बैम्बू कहते हैं, वो क्या है? तो ये एक जायंट ट्रॉपिकल ग्रास होती है। ठीक है, बांस जिसको देहाती में बोलते हैं, वो आप देखते होगे वो पेड़ की कैटेगरी में नहीं आता, वो एक घास होता है। कैसी घास है? ट्रॉपिकल ग्रास है। राइट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में अभी मैंने बताया था होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब जो डिजाइन में यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ क्या बताया था, बनावट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, जबकि काम जो है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अब यहाँ पे जैसे हम देखेंगे हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपात, तो हमारे हाथ पकड़ने का काम करते हैं, जबकि कुत्ते का अग्रपात, ये एक्चुअली दोनों की बनावट एक जैसी है लेकिन काम में अलग अलग है। कुत्ता उससे चलता है जबकि हम उससे पकड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत, तो आप सबको पता ही है ना? वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, अभी आपको बताया गया था स्टोमेटा वाली कहानी। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ पे फैक्टर की बात कर रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ट्रांसपिरेशन में मदद करता है? तो जो ह्यूमिडिटी होती है, जिसको नमी कहते हैं, ह्यूमिडिटी आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ट्रांसपिरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है 116, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ध्यान देना, इसमें पादप हार्मोन नहीं पूछ रहा है। तो अभी ऊपर में बहुत सारे पादप हार्मोन थे, तो देखिए इंसुलिन इसमें जो है वो आपका मानव में पाया जाने वाला हार्मोन है, या फिर जंतु हार्मोन कह सकते हो। बाकी सारे के सारे एबीसी अभी आपने पढ़ा ही था, बी ए ए बी ए बी सी नहीं था, ए बी ए, गेब्रिल गेब्रिलिन, ऑक्सिन और एप्सिस एसिड, ये तीन के तीनों आपके पादप हार्मोन है, याद रखना। इंसुलिन इसमें क्या है? ये जंतु हार्मोन जो कि हम लोगों के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है 117 में, कोशिका भित्ति का खनिज अवयव यानी कि द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर कौन सा खनिज जो है अवयव पाया जाता है? तो वो आपका कैल्शियम पाया जाता है, याद रखना। किसके अंदर? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर आपने देखा है, एक मूवी आई थी अभी हाल फिलहाल में, उसमें इस बीमारी को दर्शाया गया था। याद है किसी को उस मूवी का नाम? अगर याद होगा तो मुझे जो है भेजिएगा, थोड़ा सा सॉरी कमेंट में बोलिएगा जरूर, है ना? देखते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है। वो मैं थोड़ा सा अगर आप चाहो तो हिंट देता हूँ, वो उसमें जो जो लड़की जो है वो, उसको अल्जाइमर बीमारी हो जाती है तो वो खो जाती है ना? फिर उसको गाना गा करके वो उसको हीरो जो है उसको ढूंढता है, फिर वो फाइनली उसी के दिए हुए गाने को गा करके करता है तो वो मिलती है। फिलहाल हमें उससे नहीं मतलब है, यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्जाइमर डिजीज, जो एक किसके अपभ्रंशन यानी कि डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजेनरेशन, राइट, डीजेनरेशन ऑफ, तो किसके डीजेनरेशन यानी किसमें बिगाड़ होने के कारण ये जो अल्जाइमर डिजीज है वो होती है? तो जाहिर सी बात है, जो नर्व सेल होती हैं, नर्व सेल में गड़बड़ी हो जाने के कारण, और चूंकि नर्व सेल्स जो हैं वो ब्रेन के अंदर होती है, इसलिए हम उसे ब्रेन सेल भी कह सकते हैं। तो इसमें हम कहीं ना कहीं दो ऑप्शन पे जाना चाह रहे हैं, एक तो नर्व सेल भी इसके हिसाब से होना चाहिए, एक ब्रेन सेल, दोनों ही होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए नर्व सेल ज्यादा क्लोज लग रहा है, इसलिए हम लोग इसी पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट आप मार के आएंगे। फिलहाल अगर इसे सही हम करना चाहें तो इसे लिख सकते थे नर्व सेल इन ब्रेन, ऐसा करके लिखते तो मच बेटर रहता। फिलहाल एनएडीपी क्या है? तो एनएडीपी जो है आपका को एंजाइम है, यानी को एंजाइम का मतलब वो एंजाइम नहीं होता, जो एंजाइम नहीं होता वो एंजाइम को एंजाइम कहलाता है। एक्चुअली एनएडीपी जो है ये एंजाइम ना होकर के जो है किसी दूसरे एंजाइम के साथ जुड़ करके वो हेल्प करता है। ठीक है, ये एंजाइम नहीं है। तो इसका पूरा नाम याद रखना, एनएडीपी का पूरा नाम है, एन से आपका होता है निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड, और ए से होगा एडिनाइन, और उसके बाद डी से होता है डाई न्यूक्लियोटाइड, और पी से फास्फेट। तो पूरा नाम हुआ निकोटीनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो फिलहाल ये इतना लंबा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
NADP ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, को एंजाइम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, कोहनी का जोड़ किसका उदाहरण है। तो ये कैसा होता है, ये आपने देखा होगा, कोहनी जो होती है वो इस तरह से आपका ऐसा जॉइंट रहता है। तो ये कैसा होता है, इसको हम लोग हिंज जोड़ बोलते हैं या फिर हिंज जॉइंट बोलते हैं। अच्छा, इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे आपका एंकल जॉइंट जो होता है, टखना जो होता है, घुटना जो होता है ना, उंगलियों के जुड़ने वाले हिस्से, ये सारे के सारे जो हैं आपके किसके एग्जाम्पल हैं, हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले ऐसी ही वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।